Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, dear students, be attentive please. तो लास्ट लेक्चर में आपसे मैंने कहा था कि सिमिलीज आपको कुछ बताई थी, वो सिमिलीज याद कर लें. होप यू माइट हैव मेमोराइज्ड देम. इसी तरह से अब ये उस पर से जितनी सिमिलीज मैंने पहले आपको बताई थी उतनी ही सिमिलीज आपने आगे और याद कर लेनी है. और ये डेली का कुछ ना कुछ ये वर्क आपका होता रहे. मेमोराइज करते हैं, अदरवाइज ये एंड पे जाके सारा पाइल अप हो जाएगा, फिर हैंडल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. तो जिस तरह वो आई थिंक वो 16 सिमिलीज थी जो मैंने आपको दी थी, वो 16 आप आगे और याद कर लें. ओके. Yes. Who will tell me about an optative sentence? What is an optative sentence? Who can tell? Yes, Jiveria. Yes, please. सर ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम अपनी विश को और डिजायर को एक्सप्रेस करते हैं. फॉर एग्जांपल आई आई तो नहीं, तो गई लगता. नहीं सर, मैं सेंटेंस सोच रही हूँ, वो मेरे जेहन में नहीं अभी. आई विश टू हैव सम चॉकलेट्स, तो ये फिर ऑप्टेटिव में आ जाएगा. इसमें ना बेहतर ये है कि इसको इस तरह से ऑप्टेटिव में ना जाए. मैं आपको बताता हूँ. ये देखिए, आई विश दिस टर्म्स वर इजियर टू रिमेंबर. अब एक तो है कि आपने कहा कि आई विश टू हैव, वो बन जाना है एक्चुअली आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ये है आई विश दीज टर्म्स वर. अब देखिए वर, अब हालांकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं लेकिन ये कंस्ट्रक्शन है, ये सब्जंक्टिव मूड इसको कहते हैं. आप इस तरह यूज कर सकते हैं कि आई विश माई मदर वर. वर यूज करना है चाहे वो सिंगुलर पर्सन ही क्यों ना हो कोई भी. I wish my mother were more loving. मैं यानी मेरी ये चाहत है कि मेरी वालदा ज्यादा लविंग हों फ्यूचर के लिए. वर्क इसको पास में लेके नहीं जाना. ये ऑप्टेटिव. फिर छोटी छोटी चीजें जिस तरह हम ये कहते हैं ना, ये कह दिया किसी को ये बेस्ट ऑफ लक, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सारे इसी में आने हैं ऑप्टेटिव में. इस तरह से आपकी जितनी प्रेयर्स हैं कि आप किसी को कहते हैं कि मे यू विन टुडेज गेम, may you secure first position in the exam, ये सब इसमें. तो ये है ऑप्टेटिव. ओके. यस. एनीवन एल्स who can tell me about an exclamatory sentence? exclamatory sentence क्या होता है? Yes, please raise your hands for the answer. Exclamatory sentence. Yes, Javeria. Yes, please. सर इसमें हम लोग अपनी कोई मतलब सरप्राइज हो जाए या शॉक हो जाए किसी बात से, या मतलब या फिर जो हमें लग रहा हो कि ये इम्पॉसिबल है, हम वो इसमें एक्सप्रेस करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आई पास द एग्जामिनेशन, आई थिंक इसमें एक्सक्लेमेटरी में आ जाए. अच्छा, इसमें भी हम इसको यूँ समझते हैं कि जो आपकी सडन फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इस सब चीज़ें जो आती हैं ना कि अचानक अब्रप्टली, उनके लिए हम कहते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. कुछ ग्रामेरियंस ऐसे हैं जिन्होंने ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी को सेपरेट नहीं किया. वो ये कहते हैं कि ऑप्टेटिव में भी चूंकि आपकी फीलिंग्स ही हैं, इस वजह से वो कहते हैं कि असल में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ही हैं. लेकिन हम इनको जो ना अपनी बुक के मुताबिक अगर देखें तो हम ये डिफरेंस इनमें देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी में आपकी सडन फीलिंग्स हैं और उधर जो है आपकी विशेस बना आ जाती है. ओके. Yes. What is an imperative sentence? Who can tell?
imperative sentence. Yes. Again you? Yes, very. इसमें ना हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, Very good. जैसे कि फॉर एग्जांपल डोंट एवर टच माय फोन, और गुड, इसमें ये व्हाटएवर. फिर इसमें तो जब भी यानी आप कमांड्स देते हैं तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस बन जाता है. ओके, थैंक यू वेरी मच. देन टुडेज टॉपिक, की फीचर्स ऑफ सेंटेंसेस. अब जो सेंटेंस हम बनाते हैं उसके की फीचर्स क्या है, उसमें जो भी हम सेंटेंस बनाएंगे उसमें ये चीज़ें हर सेंटेंस में पाई जाती हैं. फर्स्ट, दे ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. सारे सेंटेंसेस कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं. जब भी आप कोई सेंटेंस लिखेंगे वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. फिर दे ऑलवेज एंड विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क. ये अगर सेंटेंस हम खत्म करेंगे कोई तो उसके एंड पे हम या तो फुल स्टॉप लगाएंगे अगर वो स्टेटमेंट है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या इंपेरेटिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप लगेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, और अगर एक्सक्लेमेशन आप कोई देते हैं, कोई जैसे अभी बात हुई थी कि सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, उस सूरत में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा. इसी तरह से ऑप्टेटिव हो तो उसके एंड पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क हम यूज करेंगे. Then a sentence can contain any number of words, but longer sentences need more skill in their construction. अब इसमें हर सेंटेंस जो भी आप बनाएंगे उसमें ये नहीं समझा जाता कि भाई उसमें कितने वर्ड्स हों. हाँ, वैरायटी हमें रिक्वायर्ड होती है कि जब भी आप कोई ऐसे लिखें, कोई स्टोरी लिखें, तो वर्ड्स का नंबर चेंज होता रहे. ये ना हो कि सारे वो जिस तरह बचपन के होते थे ना, वो लिखते थे कि दिस इज अ टेबल, दिस इज माई टेबल, इट हैज 4 legs, वो सारे एक जैसे सेंटेंस बनना शुरू हो जाते हैं. इसके लिए जरूरी है कि हम कभी कम कभी ज्यादा, इसमें रूल ये है कि आप 15 वर्ड्स तक का एक सेंटेंस बनाएं. लेकिन अगर आप फील करें कि इट्स हार्ड टू कंप्लीट द आइडिया इन जस्ट 15 वर्ड्स, उस सूरत में आप 20 वर्ड्स तक जा सकते हैं. तो 15 या फिर मैक्सिमम 20 तक चले जाए. तो 20 तक का आपका सेंटेंस, और एटलीस्ट 3 वर्ड्स वाला आपने सेंटेंस लिखना है. देखिए 2 वाले भी बन जाते हैं. आप लिखते हैं सिंपली आई गो, तो सेंटेंस तो ये भी बन जाएगा. लेकिन हमने ये देखना है कि क्रिएटिव राइटिंग है हमारी, अब हम बड़े लेवल पे हैं, इस सूरत में हम 2 वर्ड्स वाला कोई सेंटेंस नहीं लिखें. देन पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस. कोई भी सेंटेंस हो. अब एक हमने देखा था अभी पीछे के पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, वो थे एक्चुअली हम वर्ड, वो जो पूरे सेंटेंस के अंदर देखते थे कि डिफरेंट वर्ड्स के मीनिंग्स क्या है. अब यहाँ पे जो हमारी बात है, अब मीनिंग की बात नहीं है, अब यहाँ पे बात है हमारी स्ट्रक्चर की. स्ट्रक्चर की बेस पे हम सेंटेंस के पार्ट्स देखते हैं कि कितने बन सकते हैं. जैसे बेसिकली हमने कहा था कि वो तो 2 ही पार्ट्स हैं, वो एक है सब्जेक्ट, एक है प्रेडिकेट. जो डूअर या बियर है वो सब्जेक्ट, जो उसकी डूइंग या बीइंग है वो प्रेडिकेट. अब सब्जेक्ट तो वही रहेगा, लेकिन आगे जो उसकी बीइंग या डूइंग हम बताते हैं उसके साथ समटाइम्स कुछ वर्ड्स ऐड हो जाते हैं. अब इसमें देखें, सब्जेक्ट है सबसे पहले, अ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज. उसको उससे डिफाइन किया कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अ नाउन. एक नाउन हो एक वर्ड के साथ, एक वर्ड वाला, या फिर प्रोनाउन हो जो जैसे आपने अली की बजाय ही कह दिया, अली नाउन, ही प्रोनाउन, या फिर नाउन फ्रेज. अब नाउन फ्रेज क्या है कि जब एटलीस्ट 2 वर्ड्स हो जाएं एक ही चीज के लिए, एक सिचुएशन के लिए, एक पर्सन के लिए. आपने कहा द डॉक्टर, अब द डॉक्टर ये नाउन फ्रेज है. इसी तरह से अगर आप कहते हैं कि द डॉक्टर with his patients is going towards the emergency ward. अब ये जो आपने कहा, तो अब the doctor with his patients, ये सारा मिला के एक नाउन फ्रेज बनी है. क्यों कि नाउन फ्रेज एक्चुअली वो है कि जिसकी बजाय हम सिंपली एक वर्ड यूज कर सकते हैं. अब the doctor with his patients, अब असली तो बात डॉक्टर की हो रही है, ये एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बनता है. कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स कैसे हो जाता है? Rather I write it here.
इसमें अली इन हिज न्यू शूज। अब ये वाला जो है साथ, ये सारी एक फ्रेज हमने ऐड की है। अब वर्ब जो है वो तो अली की वजह से लगेगा, शूज की वजह से हम प्लूरल वर्ब नहीं यूज करेंगे यहाँ पे। यानी ये नहीं हो सकता कि अली इन हिज न्यू शूज, यहां आप देखें इज आर, आगे चले कुछ भी हो, इसमें से इज सेलेक्ट करेंगे या आर करेंगे, तो हम इज को सेलेक्ट करेंगे, आर को नहीं करेंगे, क्योंकि हमें शूज का वर्ब नहीं चाहिए। ये तो हमने कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है उसके साथ हमने एक नाउन के साथ एक फ्रेज ऐड कर दी, प्रेपोजिशनल फ्रेज। इस प्रेपोजिशनल फ्रेज की वजह से ये सब्जेक्ट हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब बेसिकली बात अली की ही है, अली इन हिज न्यू शूज इज कमिंग। देन सब्जेक्ट में नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज that performs the function of a noun. The subject either indicates what the sentence is about or who or what is performing an action. अब ये कि सेंटेंस किसके बारे में है, या फिर ये कि who और what is performing an action, कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है या कौन सी चीज है जो एक्शन परफॉर्म कर रही है। अब अली अगर आप लिख देते हैं वो तो कौन में आ जाएगा कि कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन कौन सी चीज किस तरह एक्शन परफॉर्म करती है। जिस तरह आप कहते हैं कि द बल्ब ब्लिंक्स, अब ये तो कोई पर्सन नहीं है कि बल्ब है जो ब्लिंक करता है। एनीवे डूअर या बियर दो ही चीजें हैं सब्जेक्ट में, वो पहले भी जो बताई है उसी तरह से डूअर और बियर, BE-ER, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब। वर्ब फ्रेज इज अ वाइडर टर्म देन वर्ब। वर्ब फ्रेज की टर्म वर्ब से ज्यादा है, वसी ज्यादा है, एंड दिस विल बी यूज्ड इन द रेस्ट ऑफ दिस टेक्स्ट। और आगे हमारा चैप्टर है पूरा वर्ब फ्रेज का। अब वर्ब फ्रेज वाइडर क्यों है कि ये स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि वर्ब जो है सिंगल वर्ड के तौर पे एक वर्ब, ये सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस में या पास्ट सिंपल टेंस में, और उनके भी सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। बाकी आपके जितने ये रेस्ट ऑफ द टेंसेस हैं, वो जो 10 टेंसेस हैं वो, और जितने इनके आगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में, वो सब किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ बनते हैं। किसी भी वर्ब के साथ अगर आपने हेल्पिंग वर्ब ऐड कर दिया तो वो वर्ब फ्रेज बन जाती है। इस वजह से उसने बताया कि वर्ब फ्रेज की टर्म ज्यादा वाइड है और रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट में वही यूज होगी। दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस आइडेंटिफाइज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, वही जिन्हें हमने कहा तो या डूइंग शो करेगा वर्ब या बीइंग शो करेगा। द वर्ब फ्रेज इज ऑल्सो नोन एज द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट डूअर या बियर और उसकी डूइंग या बीइंग जो हम बताएंगे वो क्या बन जाएगी, प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट में मैंने कहा था बेसिकली तो वर्ब ही है जिसे हम प्रेडिकेट वर्ब कहते हैं, लेकिन वर्ब के साथ कभी ऑब्जेक्ट आ जाता है, कभी कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। अब ये चीजें जब ऐड होती हैं उस सूरत में फिर हम कहते हैं कि ये प्रेडिकेट का ही एक पार्ट है। तो प्रेडिकेट में बहुत सारी चीजें हैं, वर्ब भी है और आगे उसके साथ ऑब्जेक्ट है, जैसे अ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ नाउन। अब ये क्या है, फिर वही ऑब्जेक्ट एक नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या कोई नाउन फ्रेज, मोर देन वन वर्ड जहां पे आप यूज करेंगे वो एक नाउन फ्रेज बन जाएगी। वो ऑब्जेक्ट का काम भी कर जाती है। किस तरह से, द ऑब्जेक्ट इंडिकेट्स हु और व्हाट इज रिसीविंग एन एक्शन। एक्शन को रिसीव कौन करता है, कौन पर्सन या कौन सी चीज एक्शन को परफॉर्म करती है, दैट बिकम्स एन ऑब्जेक्ट। लेकिन याद रखें कि ऑब्जेक्ट, जिस तरह हमने सब्जेक्ट में कहा दो चीजें हैं कि या डूअर होता है या बियर होता है, वर्ब में भी हमने कहा डूइंग है या बीइंग है मेन वर्ब्स में। इसी तरह से ऑब्जेक्ट जो है वो सिर्फ एक्शन को रिसीव करने वाले को हम ऑब्जेक्ट नहीं कहते। समटाइम्स ऐसे कुछ नाउन्स, प्रोनाउंस या नाउन फ्रेजेस आ जाते हैं जो वर्ब पे, जो किसी प्रेपोजिशन पे डिपेंड कर रहे होते हैं, वो भी ऑब्जेक्ट्स हैं। ये ऑब्जेक्ट है वर्ब का, वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं प्रेपोजिशन के। यहाँ चूंकि वर्ब गुजरा इसलिए उसने साथ ही ऑब्जेक्ट बस ये लिख दिया कि जो इसका एक्शन रिसीव करेगा,
अदरवाइज जो प्रेपोजिशन के साथ आते हैं उन्हें हम प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट समझते हैं। ये देखिए कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे है। असलम इज इन लाहौर। अब ये लाहौर ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये इन का है। इज तो चूंकि है ही स्टेट ऑफ बीइंग, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही कोई नहीं। अगर हम कोई एक्शन वर्ब भी यूज कर लें, लाइक असलम lives in an old house। असलम lives in an old house। अब lives तक जो था, यहां तक बात हमारी असल में कंप्लीट हो गई। lives आगे इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए था, ये इंट्रेंसिव वर्ब था, लेकिन ये इन प्रेपोजिशन आई और ये सारी जो नाउन फ्रेज है ये एक ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का। इसको हम वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं समझते, क्योंकि वर्ब को जरूरत होती है प्रेपोजिशन के बगैर ऑब्जेक्ट लेता हो। वर्ब के बाद हमने प्रेपोजिशन यूज की, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इसका हुआ प्रेपोजिशन का। अदरवाइज वर्ब को इसकी कोई जरूरत नहीं थी, वर्ब डिमांड नहीं करता इसकी। When adverbial a single word, हाँ सॉरी, इसमें जो इसमें लिखा हुआ है कि एक्शन रिसीव करने वाला, वो भी एक एग्जांपल आपको दे दूं कि एक्शन किस तरह रिसीव कर जाता है ये। जैसे आई एट एन एप्पल, इसको इस तरह प्रोनाउंस करना है, इस तरह से जैसे एट हो। आई एट एन एप्पल। अब ये जो एट है, इसके बाद हम जब रुकना चाहें अगर यहाँ पे, तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं हो सके। तो आई एट, माइंड में क्वेश्चन यहाँ पे आता है व्हाट। व्हाट या हु का जो आंसर होगा ना, व्हाट या हु आफ्टर एन एक्शन वर्ब। किसी भी एक्शन वर्ब के बाद अगर व्हाट या हु का क्वेश्चन वो वर्ब यूज करने के बाद माइंड में आ जाए, तो इसका मतलब है कि आगे हमने ऑब्जेक्ट यूज करना है। देखिए आई एट, क्वेश्चन आता है व्हाट, और व्हाट का आंसर है एन एप्पल, ये बना है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। इसी तरह से आगे कॉम्प्लीमेंट आएगा, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट हम यूज करते हैं, एक्शन वर्ब्स वहां पे नहीं होंगे, वहां पे बीइंग वर्ब्स यूज होंगे। क्योंकि वर्ब्स में हमने कहा या डूइंग है या बीइंग है। डूइंग में हम जो भी चीज वर्ब के बाद यूज करेंगे, अगर व्हाट या हु का आंसर वर्ब डिमांड करे वहां पे, उस सूरत में वहां हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। लेकिन कॉम्प्लीमेंट में जाके हम कहते हैं कि वहां भी व्हाट और हु का आंसर ही डिमांड करेगा ये, लेकिन वहां पे एक्शन वर्ब नहीं होगा। चलिए उसकी बात करते हैं अभी। एडवर्बियल है अ सिंगल वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस एज एन एडवर्ब। ये पहले भी बात हुई थी कि सिंगल वर्ड हो तो हम एडवर्ब कहते हैं, ज्यादा हो जाए तो एडवर्बियल कहते हैं। लेकिन चूंकि एडवर्बियल्स ज्यादा कॉमन है, उस वजह से अब सिंगल वर्ड वाले को भी उसने कहा कि हम एडवर्बियल कह सकते हैं। ऑल्सो नोन एज एन अजंक्ट, इसको अजंक्ट भी कहा जाता है। अजंक्ट एडवर्ब को एक मॉडिफायर के तौर पे, एक्स्ट्रा वर्ड के तौर पे यूज समझे, जैसे जंक होता है कि एक्स्ट्रा ही है। एनीवे, फिर है कॉम्प्लीमेंट। ये मैं आपको एग्जांपल्स इनकी एडवर्बियल की और कॉम्प्लीमेंट की इकट्ठी बताता हूँ अभी। कॉम्प्लीमेंट में अब अ वर्ड और फ्रेज दैट टेक्स द प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद सर्टेन वर्ब्स। कुछ वर्ब्स के बाद हमें जरूरत होती है कि हम कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगाएं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसने कहा अ वर्ड और फ्रेज दैट टेक्स द प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद सर्टेन वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, बी, सीम्स, टेस्ट। अब ऑब्जेक्ट जहां पे हम यूज कर रहे थे, आना इन्होंने वहीं पे ही है, लेकिन वर्ब्स ये चेंज हो गई। ये बीइंग वाले सारे वर्ब्स हैं। ये मैंने उस दिन टेस्ट भी बताया था, अगर टेस्ट का मतलब अगर तो टेस्ट करना है वो तो एक्शन होगा, अगर टेस्ट होना इसका मीनिंग है तो होना तो बी होता है सारा। उस सूरत में इसके बाद जो हम चीज यूज करेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट्स यूज करते थे, बीइंग वर्ब्स के बाद जो कुछ यूज करेंगे दे विल बिकम कॉम्प्लीमेंट्स। और कॉम्प्लीमेंट यूजुअली प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये मैं आपको दोनों इसकी टाइप्स बताता हूँ। इसकी दो टाइप्स हैं एक्चुअली। इसने
वो ऊपर ये लिखा नहीं हुआ। देयर आर ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्स टू दी ऑब्जेक्ट बट दीज आर क्वाइट रेयर, यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स भी हैं, कुछ ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट्स हैं, वो जो ब्रैकेट में इसने लिखा, इन्हें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं। और अ कॉम्प्लीमेंट इज यूजुअली एन एडजेक्टिव और अ नाउन। तो जहां हम कोई भी कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे वो या एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा। अब देखेंगे, एक तो एग्जांपल आपको एडवर्बियल की पहले बता दूं, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट बताता हूं कि कैसे आप यूज करेंगे। एडवर्बियल और फिर कॉम्प्लीमेंट। एडवर्ब, द किंग शाउटेड। अब यहां पे देखेंगे, यहां हमने द किंग शाउटेड जो यूज किया, इसके बाद हमें व्हाट या हु का क्वेश्चन माइंड में नहीं आ रहा हमारे, यानी हम ये कहें द किंग शाउटेड व्हाट, ये व्हाट नहीं है। द किंग शाउटेड हाउ, उसके लिए हम कर देते हैं लाउडली। तो ये सिंगल वर्ड वाला हमने यूज किया एडवर्ब, इसको हम एडवर्बियल कह सकते हैं क्योंकि एडवर्बियल की टर्म ज्यादा कॉमन है। तो द किंग शाउटेड लाउडली, ये एडवर्बियल की एक एग्जांपल बनी। इससे ज्यादा वर्ड्स कैसे हो सकते हैं? द किंग शाउटेड इन अ लाउड वॉइस, इन अ लाउड वॉइस, 4 वर्ड्स भी आप इसके लिए यूज कर सकते हैं, वो भी एडवर्बियल होगा। लेकिन कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मैंने कहा कि 2 तरह से हम यूज करते हैं। एक है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जैसे पीछे भी उसने यहां पे बताया था आपको कि ये सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देखें, और कॉम्प्लीमेंट यूजुअली प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है इसकी, देखिए, द डॉक्टर इज। अब वही क्वेश्चन माइंड में यहां भी आता है जो हमने ऑब्जेक्ट में किया था, व्हाट और हु, बोथ द वर्ड्स आर देयर। अब द डॉक्टर इज व्हाट, डॉक्टर क्या है? आपने कहा द डॉक्टर इज बिजी, द डॉक्टर इज बिजी। एक बात और याद रखें, बिजी जब भी आपने यूज करना है, बिजी के साथ इन कभी यूज नहीं करना, कि आई वॉज बिजी इन माई स्टडी, आई वॉज बिजी इन the, maybe you say like I was busy in writing an essay। इस तरह का जो इन है ना, I was busy in cricket, ये सारे गलत है। इनके लिए आप या विद यूज करें या एट यूज करें। एक्टिविटीज जितनी हैं सब के साथ एट या विद लिखेंगे। अब ये कैसे यूज होगा? I was busy at my study, I was busy with my meal, with my meal, यानी इन नहीं है। इन आप यूज कर सकते हैं अगर आगे कोई प्लेस बता रहे हो, आई वॉज बिजी इन लाहौर, ये हो सकता है। अगर प्लेसेस हैं आगे तो इन यूज करें, एक्टिविटीज हैं तो एट या विद। और ये भी याद रखें कि अगर आप आगे आईएनजी वाला वर्ड यूज करते हैं, उस सूरत में आप कोई प्रपोजिशन भी ना यूज करें फिर भी ठीक है। लाइक आई वॉज बिजी राइटिंग एन एसे, वहां कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं। I was busy eating meal, meal। अब मील और फूड, इनमें क्या डिफरेंस है? ये याद रखें कि फूड तो कुछ भी जो आप खाते हैं फूड बन जाता है। मील कहते हैं उस खाने के टाइम को जो दिन के आपके सेटल्ड टाइम्स हैं, लाइक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये मील्स हैं। बाकी जो आप जो कुछ खाते रहे, इन मील्स को आप फूड कहते हैं, उसको खाते हुए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सारे फूड्स मील नहीं बन सकते। द डॉक्टर इज व्हाट, बिजी। हमने पीछे पढ़ा था कि ये आपके कॉम्प्लीमेंट्स या एडजेक्टिव्स होंगे या नाउन्स होंगे, ये है एडजेक्टिव। इसी तरह आपने कहा कि माय कजन इज अ डॉक्टर, यहां हमने नाउन यूज किया। क्वेश्चन वही है, माय कजन इज व्हाट,
अ डॉक्टर। व्हाट का आंसर आपने ये जो दिया, तो ये यहाँ पे आपने एक नाउन फ्रेज यूज की है, नाउन फ्रेज, क्योंकि दो वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं, तो एडजेक्टिव्स या नाउन्स। अब नाउन या प्रोनाउन बेसिकली वो एक ही बात है। प्रोनाउन की एग्जांपल भी आपको दे दूं, ये देखिए, आप कहते हैं कि इट इज, दे, इट इज, आगे कॉम्प्लीमेंट के तौर पे आपने दे यूज किया। तो याद रखें कि जब किसी भी व्हाट या हु का आंसर आप किसी बीइंग वर्ब के बाद डिमांड करेंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट बनेगा, अगर डूइंग वर्ब के बाद डिमांड करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट बनेगा। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। अच्छा, ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेट्स हेड टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वही उसी तरह से व्हाट या हु का आंसर होगा, लेकिन अब हम क्वेश्चन पूछेंगे ऑब्जेक्ट के बाद। जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा फिर हम पूछेंगे लाइक द टीचर कॉल्ड माई फ्रेंड। अब देखें, टीचर ने मेरे दोस्त को कहा, क्या कहा, व्हाट। अब जो व्हाट हम यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो अब माय फ्रेंड को जरूरत है कि बताया जाए कि आपके दोस्त को क्या कहा। आप कहते हैं माय फ्रेंड, उसके बाद लगा दिया आपने अ लायन। टीचर ने मेरे दोस्त को शेर कहा। अब ये लायन कौन है? ये वही ऑब्जेक्ट। लेकिन पीछे जो हम जो यूज करते आए हैं अभी तक, इसमें अगर आप देखें द डॉक्टर इज बिजी, बिजी कौन है? डॉक्टर, वो जो सब्जेक्ट था। इसी तरह माय कजन इज अ डॉक्टर। अब ये डॉक्टर कौन है? माय कजन। इस तरह से ये जो सब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और जो ऑब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे वो ऑब्जेक्ट को जरूरत है उसकी, सब्जेक्ट को इसकी जरूरत नहीं है। इसी तरह से द जज, डिक्लेयर्ड बिलाल, बिलाल को डिक्लेयर कर दिया क्या? इनोसेंट, कि वो गिल्टी नहीं है, उसका कोई कसूर नहीं है। ये भी अब ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट और ये उसका कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। So far, so good. Yes, any questions? If you people have got any questions, you can ask here so that we may head towards the next point then. Yes, please raise your hands if you got any questions about the parts of the sentence. I'm not sure whether you people are sleeping or awake. Anyway, because there must be some feedback so that we may understand that you people are attentive. Anyway, phrases and clauses. अब ये देखना है कि फ्रेज क्या होती है। जैसे अभी नाउन फ्रेज की बात हुई थी कि नाउन फ्रेज भी होती है कि जहाँ पे हम कहते हैं कि नाउन की जगह पे एक से ज्यादा वर्ड्स अगर यूज हो जाए तो वो नाउन फ्रेज बन जाती है। अब ये देखना है कि फ्रेज क्या होती है। इस तरह फिर क्लोज है, फिर सबऑर्डिनेट क्लोज की कुछ डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ना, याद रखें कि ये कंप्लीट सेंस नहीं देता। कंप्लीट सेंस से मुराद वही हमारा बेसिक रूल है कि एक सब्जेक्ट हो, एक उसका प्रेडिकेट हो, डूअर और बियर भी हो, इस तरह उसकी डूइंग और बीइंग भी वहां पे मौजूद है, फिर वो कंप्लीट आइडिया बनता है। अब अगर मिसाल के तौर पे आई से द टीचर, अब ये चलिए इसको हम अगर मान लें कि ये एक सब्जेक्ट है, अब इसका प्रेडिकेट साथ नहीं है, इसका मतलब ये नाउन फ्रेज तो है लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं। कंप्लीट सेंस बननी है सब्जेक्ट के साथ जब प्रेडिकेट है। एक एक हम कहते हैं कि चलें ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट होना तो ज्यादा ये फॉल्टी हो जाएगा।
रीजन क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो तो प्रेडिकेट का एक पार्ट है, प्रेडिकेट तो बेसिकली वर्ब है, तो वर्ब भी नहीं आ सका और सब्जेक्ट भी नहीं आ सकता, ना डूअर और डियर ना डूइंग और बीइंग। इस वजह से ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बस, ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा। ये कहना कि द फोर्थ कमिंग एग्जाम, अब इसको अगर हम ये मान लें कि ये एक सब्जेक्ट है तो इसके साथ प्रेडिकेट नहीं है, इस वजह से ये इनकम्प्लीट सेंस समझी जाती है, फ्रेज कंप्लीट सेंस नहीं देती। When a group of words, ये क्लोज के लिए, a group of words containing a verb, a subject and phrase and perhaps an object. क्लोज वो है जिसमें एक verb हो, एक सब्जेक्ट हो एंड परहैप्स एन ऑब्जेक्ट। ये तो एडिशनली है, अगर मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है जब सब्जेक्ट और वर्ब आ जाए। सब्जेक्ट को हम डू और डियर समझ लेते हैं, और जो वर्ब है, जैसे मैंने कहा था कि प्रेडिकेट में बेसिकली वर्ब ही प्रेडिकेट होता है, जिसे हम प्रेडिकेट वर्ब कहते हैं। वर्ब है, अगर तो वर्ब आपने ट्रांसिटिव वर्ब यूज कर लिया जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, उस सूरत में तो हम ऑब्जेक्ट भी यूज करेंगे, वो जिसे उसने कहा कि परहैप्स एन ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इफ यू यूज एन इंट्रांसिटिव वर्ब, इट नेवर डिमांड्स एन ऑब्जेक्ट। देखिए अब आपने कहा कि आई लाफ, अब इसमें कुछ भी नहीं है। द लिटिल चाइल्ड क्राइज, द किड इज वीपिंग। अब आप पूछें आगे द किड इज वीपिंग के बाद व्हाट, तो आगे से व्हाट के मारे कि ये पूछा क्या है, वहां तो वो क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए ये क्वेश्चन हर जगह पे नहीं है। ये जब वहां उसके ऑब्जेक्ट की बात होगी, वो ट्रांसिटिव वर्ब होगा जो डिमांड करेगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो, लेकिन इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद हम समटाइम्स प्रेपोजिशन यूज करते हैं, प्रेपोजिशन डिमांड कर रही होती है कि इसका ऑब्जेक्ट होगा, अदरवाइज वर्ब को जरूरत नहीं होती। उसके बाद है सबऑर्डिनेट क्लोज। ये इसने सबऑर्डिनेट क्लोज तो लिख ली, इससे चाहिए था ये जो नीचे मेन क्लोज है ना, इसको भी साथ ऐड करता है कि मेन क्लोज वो है जो एज अ सेंटेंस स्टैंड कर सकती है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लोज ये एज अ सेंटेंस ये नहीं स्टैंड कर सकती। सबऑर्डिनेट क्लोज क्या है? अ क्लोज दैट कंटेन्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन क्लोज। मेन क्लोज के बारे में ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको देगी, खुद अपने तौर पे ये कोई कंप्लीट आइडिया नहीं दे सकती। इसको अगर हम बाकी सेंटेंस से डिटैच कर दें, रिमूव कर दें, खत्म कर दें, तो बाकी जो बचेगा वो पूरी एक कंप्लीट सेंस दे रहा होगा अगर वो एक मेन क्लोज है। सबऑर्डिनेट क्लोज जो है ये सिर्फ किसी मेन क्लोज के किसी एक्शन का कोई टाइम, उसका कोई मैनर, उसकी रीजन, इस तरह की चीजें बता रही होती है। ये अपने तौर पे एक सेंटेंस नहीं बन सकती। जैसे कि पहले ही बात हुई थी कि मैं अगर ये कहूं कि व्हेन आई रीच्ड द क्लासरूम, अब इसके बाद फुल स्टॉप लगा दें तो ये एक फ्रेगमेंट बनेगा, सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये सिर्फ टाइम है किस चीज का, उस एक्शन का जो अभी आगे बताना था लेकिन मैंने बताया नहीं। अगर मैंने बताना वो आगे, उस सूरत में वो मेन क्लोज अभी बाद में आएगी, ये हमने उसका टाइम बताया उसके एक्शन का। किस तरह से? व्हेन आई रीच्ड द क्लासरूम द स्टूडेंट्स वर रेडी फॉर द स्टडी। अब द स्टूडेंट्स वर रेडी फॉर द स्टडी ये कंप्लीट सेंटेंस बन सकता है, लेकिन ये साथ जो है, ये जो कि व्हेन आई रीच्ड द क्लासरूम, ये एक्चुअली आपके उस रेडी होने का टाइम बताया कि किस वक्त में स्टूडेंट्स रेडी थे, ये उस वक्त जब मैं क्लास में पहुंचा। तो सबऑर्डिनेट क्लोज कंप्लीट आइडिया नहीं देती। ये ऐसे कि अगर आप कहें कि इफ यू लिसन टू मी अटेंटिवली, और उसके बाद आप चुप कर जाएं, तो इसका मतलब है कि बात हुई नहीं। ये आपने कंडीशन बताई है, ये आपने बताया है एक्चुअली कॉज, इसका इफेक्ट क्या होगा वो नहीं बताया। इफेक्ट या एक्चुअली मेन क्लोज होगी इसमें। Anyway, a main clause can stand alone as a sentence, whereas a subordinate clause would not do so in the context of the sentence. तो किसी सेंटेंस में एक मेन क्लोज भी हो, एक सबऑर्डिनेट क्लोज हो, वो दोनों अगर मौजूद हों, उनमें से सबऑर्डिनेट क्लोज को आप अलग कर दें, मेन क्लोज एक सेंटेंस वाला पूरा काम कर देगी। बट इफ यू just contain a subordinate clause and remove the major one, that's a main clause, in that case it would be a fragment, it wouldn't be a complete sentence. See, I give you the example here.
if you tease the camel, it would hurt you. अब इसमें अगर आप गौर करें कि इट वुड हर्ट यू, ये कंप्लीट सेंटेंस है, सब्जेक्ट है और उसका प्रेडिकेट है। लेकिन अगर आप कहें इफ यू टीज अ कैमल, यहां पे आप सेंटेंस खत्म कर दें तो ये सेंटेंस नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा फ्रैगमेंट। सबऑर्डिनेट क्लोज फ्रैगमेंट बनती है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। कि अगर आप ऊंट को तंग करेंगे तो क्या होगा, वो जो क्या होगा वो इफेक्ट है इस कॉज का, वो आगे ना बताएंगे तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा। ये है सबऑर्डिनेट क्लोज और ये है मेन क्लोज। आई राइट इट हियर, मेन क्लोज। और ये वाली जो है यहां तक, ये है सबऑर्डिनेट क्लोज। So far, so good. Let's head toward the next point. Types of sentences, structure based. Structure की बेस पे, जैसा हमने sentences की पहले types देखी थी, वो थी meaning की बेस पे। Now these are the types on the basis of structure. अब फर्स्ट इसमें सिंपल सेंटेंस। अब ये डिफरेंस क्या है दोनों में कि मीनिंग बेस्ड और स्ट्रक्चर बेस्ड। मीनिंग बेस्ड में हम ये देख रहे होते हैं कि इस मीनिंग के, इस सेंटेंस के थ्रू स्पीकर क्या कहना चाहता है हमें, उसकी बात का मकसद क्या है, व्हाट्स द इंटेंट ऑफ द स्पीकर, वो बन जाता है मीनिंग बेस्ड सेंटेंस। अब है स्ट्रक्चर बेस्ड, इसमें मीनिंग पे नहीं जा रहे, अब हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इनमें क्लोजेस कितनी कितनी यूज हुई है। अब देखिए सिंपल सेंटेंस है, उसमें हम कहते हैं कि अ सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ वन क्लोज। क्लोज जो है, याद रखिए क्लोज एक्चुअली सेंटेंस नहीं है, क्लोज तो सेंटेंस का एक पार्ट होती है, लेकिन उसकी अपीयरेंस क्या है कि एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, वो मेन क्लोज बन जाती है और वो एक सेंटेंस बन सकती है। उसी को हम कह रहे हैं कि एक सेंटेंस अगर इस तरह की कंस्ट्रक्शन वाला आप बना दें कि जिसमें जैसे एक मेन क्लोज होती है, मेन क्लोज सिर्फ उस वक्त में हम कहते हैं जब उसके साथ कोई सबऑर्डिनेट क्लोज भी हो। अगर हम सेंटेंस ही इतना बना दें आई हिट द बॉल, तो इसको हम क्लोज नहीं कहेंगे। अपीयरेंस इसकी क्लोज वाली है कि आई इसमें सब्जेक्ट है, हिट द बॉल प्रेडिकेट है, ये मेन क्लोज वाली अपीयरेंस। लेकिन चूंकि ये किसी सेंटेंस का पार्ट नहीं है बल्कि खुद एक पूरा सेंटेंस है, इस वजह से ये हम एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस इसको समझते हैं, आई हिट द बॉल। उसके बाद है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस को हम कहते हैं सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ टू मेन क्लोजेस joined together by a conjunction such as and, but, or। वो उस दिन किसी बच्चे ने कहा था फैन बॉयज, इनमें एक्चुअली फैन बॉयज यूज होंगे। जिनसे वर्ड्स हमने बनाए थे for and nor, but, or, yet, so। I write these words here. Fan boys, for and nor, but, or, yet, so। ये 7 वर्ड्स हैं, for and nor, but, or, yet, so। ये जहां भी दो मेन क्लोजेस होंगी उनको आपस में ज्वाइन करेंगे। अब जहां पे दो मेन क्लोजेस होंगी इसका मतलब ये है कि वो दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लोजेस हैं, वो डिपेंडेंट नहीं है। सबऑर्डिनेट क्लोज डिपेंडेंट क्लोज होती है, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लोजेस होंगी और ये वाले वर्ड्स उनको ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनाएंगे। इसमें देखें, अनवर हिट द बॉल एंड इट फ्लू आउट ऑफ द ग्राउंड। अनवर हिट द बॉल ये कंप्लीट सेंटेंस था, लेकिन हमने ये समझा कि ये एक सेंटेंस जो है इसको और भी इसमें हम ऐड कर दें कुछ, उसमें हमने एक और सेंटेंस ऐड किया, लेकिन एंड ने आके उन दोनों को ज्वाइन किया। एंड फैन बॉयज में से हमने लिया तो ये बना
अनवर हिट द बॉल, एक इंडिपेंडेंट क्लोज जिसे हमने कहा टू मेन क्लोजेस इसमें चाहिए, एक ये होगी। एंड के बाद एंड से दूसरी क्लोज स्टार्ट हो जाती है, एंड इट फ्लू आउट ऑफ द ग्राउंड, और वो ग्राउंड से बाहर उड़ती हुई बॉल चली गई। ये याद रखेंगे जितने भी कंजंक्शंस हम यूज करेंगे, वो जिस कंजंक्शन को जिस क्लोज से पहले यूज करेंगे वो कंजंक्शन उस क्लोज का पार्ट होगा, उसको हम डिटैच नहीं कर सकते। ये अब दूसरी क्लोज जो है वो एंड से ही समझा जाएगा कि एंड से क्लोज स्टार्ट होगी। तो अब ये दो क्लोजेज हैं जिन्होंने मिलके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया। तो कंपाउंड सेंटेंस वो है जिसमें दो मेन क्लोजेज हैं। फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अ सेंटेंस that consists of a main clause supported by a subordinate clause joined together by a conjunction such as because, if, that, when, etc. सिंपली ये है अगर दो क्लोजेज ऐसी आ जाएं जिनमें फैन बॉयज में से कोई वर्ड यूज ना हुआ हो, तो हम मोस्टली कभी कभी ऐसा होता है कुछ वर्ड्स हैं फैन बॉयज में से तो नहीं होते लेकिन इस मीनिंग में इस सेंस में यूज हो जाते हैं, लेकिन बाकी जो ना ये वाले इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो फैन बॉयज की सेंस में यूज हुआ। ऐसे वर्ड्स आ जाए कहीं पे, उस सूरत में जो क्लोज इन वर्ड्स के साथ स्टार्ट होगी वो सबऑर्डिनेट क्लोज होगी। जैसे बिकॉज वाली है वो कोई रीजन बता रही होती है मेन क्लोज के किसी एक्शन का, जैसे आई गॉट लेट फॉर द लेक्चर बिकॉज आई वॉज स्लीपिंग। अब बिकॉज आई वॉज स्लीपिंग एक्चुअली आप मेन क्लोज के किसी आइडिया को ही इन्हांस कर रहे हैं, उसी के बारे में कुछ बता रहे हैं, अपने तौर पर कुछ भी नहीं है। अगर आप सिर्फ किसी कहें बिकॉज आई वॉज स्लीपिंग, अब आपकी ये क्लोज ये बता रही है कि आपने पूरी बात नहीं बताई, ये एक फ्रैगमेंट है। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इनमें से वर्ड यूज करके बहुत सारे वर्ड्स हैं, आगे आएंगे अभी। वी विल प्ले क्रिकेट व्हेन इकबाल ब्रिंग्स द बॉल, इकबाल जब बॉल लाएगा तो हम क्रिकेट खेलेंगे। अब वी विल प्ले क्रिकेट ये एक इंडिपेंडेंट या मेन क्लोज है। उसके बाद जो क्लोज है वो व्हेन से हम कंसिडर करेंगे। अगर हम व्हेन को इसमें से निकाल दें तो आगे तो फिर मेन क्लोज बन जाएगी ये, इकबाल ब्रिंग्स द बॉल। इसलिए हम ये नहीं कहते कि व्हेन इसमें है नहीं, व्हेन उसी क्लोज का जिससे पहले आ रहा है उसका पार्ट है, उसके साथ मिलके ये बनेगी सबऑर्डिनेट क्लोज। तो एक इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ डिपेंडेंट क्लोज मिल जाए तो ये बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसे यहाँ पे ये 3 टाइप्स दी हैं, एक्चुअली 4 टाइप्स हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे कि और कौन सी टाइप है। Yes, now you can put any questions. That's all from me now. Yes. Yes, please raise your hands for any questions. Yes, Diveria, please. सर अगर हम सेंटेंस और फ्रेज में अगर हम डिफरेंस करें तो हम ऐसा डिफरेंस कर सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैन नॉट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। नो, इसमें ऐसा है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हम फ्रेज के साथ सेंटेंस को कंपेयर नहीं करते। एक्चुअली फ्रेज को हम पहले क्लोज के साथ कंपेयर करते हैं, क्लोज को फिर सेंटेंस के साथ करते हैं। वैसे बात आपकी ठीक है कि वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, क्योंकि उसमें कोई ये नहीं पता चलता कि ये सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है। हाँ, क्लोज में जाके क्योंकि हमारे पास ये चीजें होती हैं फिर हम डिस्टिंक्ट करते हैं ये जो हमने यूज किया ये क्लोज है या सेंटेंस है। उसमें हम फिर ये देखते हैं कि अगर तो कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट है और उसके होते हुए भी किसी सेंटेंस का एक पार्ट बन रही है उसको हम क्लोज कह देते हैं, और अगर पार्ट ना बने खुद सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंडिपेंडेंटली यूज हो तो वो सेंटेंस बन जाता है। Thank you. Yes. Yes, sir. Okay. Any more questions? Please raise your hands. Okay then, thank you very much.